15 प्रोविंशियल असेंबलीज ने जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए गुप्त मतदान करके दिल्ली भेजा, तो कांग्रेस पार्टी में गांधी जी के सबसे नजदीकी, उनके विश्वास पात्र, उनसे कहा गया कि आप कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा करें। रिजल्ट आ गए, डिब्बे खोले गए, 15 में से 1 वोट इनवैलिड हुआ। उस जमाने भी अक्लमंद लोग थे। 2 वोट इनवैलिड हुए, 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, बाकी के 12 वोट लौह पुरुष सरदार पटेल को मिले। अब यहां से चरित्र आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरी घटनाओं को रखा गया था। जैसे ही यह हुआ, हमारे बापू पिताजी, हमें हमारी मां ने नहीं बताया कि हमारे पिता कब बने, लेकिन पिता हैं। लेकिन यह भी एक बड़ा संकट है हमारे यहां। हम उस समाज से आते हैं जहां किसी विषय पर शास्त्रार्थ होता है, उसके लिए जाति नहीं होती। किसी विषय पर आप अपना तर्क रखिए, मैं अपना तर्क रखूंगा। आप दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। जिसका तथ्य मजबूत होगा वही जीतेगा। गांधी जी के बारे में इस देश में कुछ बोल दो, ओहो, ऐसा लगता है कि जितनी उनकी औलादें हैं वो सब पीछे पड़ जाती हैं। अरे भाई, गांधी जी हमारे सभ्यता में, हमारे समाज में आज भी यह है, मैं मानता हूं, और यह हमारी ताकत है। जो आदमी उम्र से बड़ा होता है, वो चाहे रिक्शे वाला भी हो, चाहे देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री भी हो, जो उम्र से बड़ा है उससे गाली गलौज से बात नहीं करनी चाहिए, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में सनातन सभ्यता यह भी कहती है कि कितना भी कोई बड़ा हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो तथ्यों के साथ, भाषा की मर्यादा के साथ खुलेआम उसको एक्सपोज भी करना चाहिए। इसलिए गांधी जी की एक उम्र और उनका कद, वो एक अपनी जगह है, उस पर विवाद नहीं है। गांधी जी ने इतना अमर्यादित काम किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबसे नजदीकी जो उस चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे थे, वो बीच में बैठे थे। इधर गांधी जी थे, इधर पटेल थे, सामने फूल वाले चचा थे। जब डिब्बा खुला तो पता चला चचा को एक भी वोट नहीं मिला है। उससे पहले की कहानी यह कि जो कांग्रेस पार्टी जब किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए नॉमिनेट करती है, इनको नॉमिनेट भी नहीं किया था, तब उन्होंने, पिताजी ने, ये तो मेरा दत्तक पुत्र है, इसे डालो, तब उनका नाम डाला, और एक भी वोट नहीं मिला। तो गांधी जी उनसे कह रहे हैं, नेहरू तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला। वो तो नहीं मिला तो कहने की क्या जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने अपने कद का इस्तेमाल किया, 2 बार पर्ची सरदार पटेल को भेजी। सरदार पटेल ने एक बार, उनके चेहरे पे तनाव था, उन्होंने पर्ची रख दी, पर्ची वापस चली गई। दोबारा जो पर्ची में लिखा था, कोई भी स्वाभिमानी आदमी जिसने अपना जीवन सब कुछ खो के बनाया हो, वो बड़े से बड़े चाटुकार से नहीं डरता। जब उस पर्ची पर लिखा गया कि तुम इलेक्शन के इससे विड्रॉ कर लो, सरदार पटेल ने उस पर्ची को फाड़ा, चले गए उठ के। ऐसे जिस आदमी को अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए एक भी वोट नहीं मिला, वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बना। और आप सबको बड़ी गलतफहमी है, हम सबको है, जब हम ये कहते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था भारत का पहला प्रधानमंत्री? देखिए, अब ये तो आप मेरी एक बात के बात कह रहे हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित, ये पॉज इसलिए दिया ताकि पंडित होने का शक न रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन आप सबको लगता है कि पंडित नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री की शपथ 15 अगस्त 1947 को ली होगी, यही पता है ना आपको? हां ना, में बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। चचा को 2 सितंबर 1946 अंग्रेज अफसर वॉविल ने यूनियन जैक झंडे के नीचे किंग के प्रति आस्था प्रकट करते हुए
भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। यह तथ्य है कि नहीं, यह ढूंढिएगा। मैं जितनी बातें कह रहा हूं आज के युवा से, मेरी एक एक बात कॉमा फुल स्टॉप को आपको स्क्रूटनी करने की पूरी इजाजत है। और अगर कहीं कोई आपको डॉक्यूमेंट ना मिले तो मेरा ईमेल सार्वजनिक है जो पर्सनल है, पुष्पेंद्र Delhi 01। रात के 2 बजे भी मुझे ईमेल करोगे और कोई बात पूछोगे, मैं सोऊंगा बाद में, तब तक आपको वो तथ्य नहीं दे दूंगा। ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ यही कह के जा रहा हूं फिर आप कह के आए थे चले गए थे, नहीं, मेरा पीछा मत छोड़िएगा। और जहां गलत बोला हूं मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से फिर बताऊंगा आपको। ताज्जुब है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। यह सुनते सुनते मेरे बाल सफेद हो गए। लेकिन कोई भी, भगवान राम ने क्या किया था, सीता जी ने क्या किया था, उन्हें त्याग दिया था कि नहीं त्याग दिया था, उस पर चर्चा हमारे यहां होती है। लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती कि 28 अप्रैल 1948, तब तक तो मोहर लग गई होगी आजादी की। यही मानते हैं आप? 28 अप्रैल 1948 की एक चिट्ठी है जो भारत के आर्काइव से मैं लेके आया हूं। आप इसे सुन लेंगे। मैं शायद इसलिए भी ज्यादा, मुझे मेरे शब्दों में तलखी है कि एक जो विदेशी मीडिया है जिस पे आजकल बड़ी इंक्वायरी हो रही है, 3 साल उसमें रहा हूं। जब आप देश के बाहर जाते हैं तो ना आप ब्राह्मण होते हैं, ना ठाकुर होते हैं, ना बनिए होते हैं। दुनिया आपको एक हिंदुस्तानी की शक्ल में देखती है। और जब वो आपसे सवाल करती है और आपके पास जवाब नहीं होते और आप झूठी बातें करते हो, तो वो आपके अंदर दिल में हंसते होंगे कि ये कहते हैं हम ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वो दर्द मैंने बहुत बर्दाश्त किया है 10 साल तक। बौना लगता हूं कभी कभी कि यार हम कैसे लोग हैं यार, हमको ये भी नहीं बताया गया। इसलिए ज्यादा मैं इन चीजों को एम्फेसिस करता हूं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। हम आजादी का दिन मनाते हैं। प्रधानमंत्री एक रस्मी अंदाज में लाल किले पे जाते हैं, भाषण देते हैं, आते हैं, ये हुआ, वो हुआ, गुब्बारे, कबूतर सब छोड़े जाते हैं। ये हो रहा है। एक चिट्ठी आपको बता दे कि आप आजाद हैं कि नहीं हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 15 अगस्त 1947 को वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। भारत की सेनाएं 52, 53, 54 तक, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इसके चीफ ब्रिटिशर थे। हम आजाद हैं। 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन को भूटान का गवर्नर बना दिया गया तो वो चले गए। अब यहां स्थान रिक्त हो गया। यहां से आपको अपने इतिहास पे थोड़ी शर्म आनी चाहिए और ये शर्म ही आपको जिंदा रखेगी। 1948 में एक चिट्ठी लिखी जा रही है दिल्ली से और प्रधानमंत्री लिख रहे हैं भारत के। उस पे यही लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर डोमिनियन ऑफ इंडिया। उसकी भाषा अंग्रेजी और हिंदी में मैंने इसलिए की ताकि आपको शब्द बाई शब्द समझ में आ जाए। लॉर्ड माउंटबेटन चले गए भूटान, भारत का गवर्नर जनरल को नियुक्त करना था, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का कंटेंट पढ़ देता हूं, आज की युवा पीढ़ी इसको जरूर सुने। जवाहरलाल नेहरू, ये चिट्ठी का कंटेंट है। Jawaharlal Nehru presents his humble duty to your majesty and has the honor to submit for your majesty's approval the proposal of your majesty's ministers in the dominion of India that Shri
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, बी अपॉइंटेड टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया जाए, इसकी अनुमति ब्रिटेन के किंग से ली गई चिट्ठी पूछ करके, तब हमने गवर्नर अपॉइंट किया। हम आजाद हैं। तो 1946 की मैं घटना फिर आपको वहां से ले जाता हूं कि यह घटना हो तब आपको समझ में आएगा। चुनाव हो गया, नेहरू जी चुन लिए गए। 2 सितंबर को चुने जाते हैं देश के अपनी पार्टी के अध्यक्ष, और 7 सितंबर को संविधान लिखना शुरू हो जाता है। इसलिए कल 14 अप्रैल था, पूरे देश में धूमधाम से अंबेडकर को याद किया गया। अंबेडकर की जाति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे बड़ा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा आज भी मानना है ना ठाकुर मां के पेट से पैदा होता है, ना ब्राह्मण मां के पेट से होता है, ना बनिया ब्राह्मण मां के पेट से होता है। सनातन सभ्यता को समझने वाले, उस इतिहास को पढ़ने वाले, उस साहित्य को पढ़ने वाले ये ध्यान रखें, भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान भूमि रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही। हमारा इतिहास बताता है कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान यूजीसी का कोर्स नहीं देता है, वो शिक्षा है। शिक्षा और ज्ञान में भी उतना ही फर्क है जैसे देश में और राष्ट्र में फर्क है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण है। जिसने अपने परिवार को आक्रांताओं से बचाया, अपने समाज को बचाया, अपने जिले को बचाया, अपने राष्ट्र को बचाया, वही क्षत्रिय है। लेकिन चाटुकारों ने अपने किस स्वार्थ के लिए चलाया कि नहीं साहब, मां के पेट से ब्राह्मण पैदा हुआ है बस। इसलिए आज भी उनकी जयंती बनती है। मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं, फैक्ट के साथ कह रहा हूं, उस दौर के लोगों में जितना ईमानदार B.R. अंबेडकर था कोई नहीं था, कोई था ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगर सच बोला है तो ब्राह्मण जैसा कृत्य किया है उसने। उसकी मां कौन थी, बहन कौन थी, उसका आगे का नाम क्या था, पीछे का नाम क्या था, बड़ौदा के गायकवाड़ ने उनको पैसा देकर के बाहर विदेश भेजा था, ये सब बातें गौड़ हो जाती हैं। आज जिन बातों को आप हम सब के मुंह से सुन रहे हैं, अंबेडकर ने उस वक्त खड़े होकर कहा था, लेकिन सुना नहीं किसी ने, क्योंकि दुकान कुछ और चलानी थी।